ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली नगर चुनाव से शुरुआत सुर्खियों पर है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिशा निर्देश पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में खासतौर पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और साथ ही साथ दिल्ली में नगर चुनाव से शुरुआत करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में पूरी ताकत के साथ आ रही है और हमने दिल्ली के हमारे जो जिम्मेदार है पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट कलीमुल्लाह साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि यहाँ पर अच्छी एक यूनिट तैयार करें। पिछले कई सालों से हमने ये देखते आए हैं कि हमने हर एक को आजमाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक ने हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। तो ऐसे हालात के अंदर अब लोगों की ये ख्वाहिश है, लोगों की ये मांग है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब इस मुल्क की राजधानी दिल्ली के अंदर भी आना चाहिए और लोगों की मोहब्बत, लोगों का जोश देखकर यकीनन हमने फैसला किया है कि हम पूरी ताकत के साथ जिस तरह हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं और सिर्फ इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं बल्कि इलेक्शन जीत भी रहे हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब ने दिल्ली के सियासत पर बड़ी चर्चा की और बड़ी तादाद में लोग वहां पर शरीक हुए और इस मौके पर खास तौर पर दिल्ली में MIM की क्यों जरूरत है इन पर बड़ी चर्चा हुई। जो दिल्ली की सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ा हिस्सा हाशिए पर है। एक अच्छा खासा सियासी खला है और वो सियासी खला इसलिए है कि दिल्ली की आवाम ने कांग्रेस और बीजेपी पे खूब भरोसा किया। जब कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने उनको रुसवा किया, उनकी उम्मीदों पर जब वो खड़े नहीं उतरे तो दिल्ली की आवाम ने आम आदमी पार्टी को मौका और न सिर्फ मौका दिया, उनको बहुत भरपूर तरीके से समर्थन दिया और तारीख रकम कर दी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने भी वही किया जो कांग्रेस और बीजेपी करती थी। खासतौर से वो तबका जो कमजोर थे, मजलूम थे, अल्पसंख्यक थे या दलित थे या गरीब थे या रंगराइज कॉलोनियों में रहते थे, उन तबकों के साथ आम आदमी पार्टी का भी रवैया अच्छा नहीं रहा। जहां तक उनकी नुमाइश का सवाल है तो ये हजरत नुमाइश में कांग्रेस और बीजेपी से भी आगे निकले और इन्होंने बिना काम किए इतने अपने कैलेंडर छपवा दिए, इतनी बातें कर दी कि लोग इनके बातों में आ गए और गुमराह हो गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब जब इमरजेंसी आई, जब जब इनके इम्तिहान का मौका आया, ये पूरी तरीके से फेल हुए। हालिया जो कोरोना महामारी, यानी दिल्ली जैसा शहर जो इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी है, कैपिटल है, यहां पे लोग एम्बुलेंसेस में अपनी जान दे रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी और बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। और अगर आप चाहते कि आपका एडमिशन हो जाए तो एडमिशन के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें चाहिए होती थी, फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा था। तो पूरी दुनिया ने वो देश की राजधानी का मंजर देखा और केजरीवाल साहब या उनके पार्टी के लोग सिर्फ इल्जाम तराशी में एक दूसरे की नूरा कुश्ती में मुलविस रहे। आखिरकार कोर्ट को दाखिल करनी पड़ी और जुबान लगानी पड़ी। उसके बाद जाके बहुत ही मामूली सी चीज ऑक्सीजन, जो कि पहले से मौजूद थी, हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से और सिर्फ इनको आदत पड़ रही थी कि सिर्फ हम बोल बोल के काम चला लेंगे। गरीब आवाम ने अपनों को खोया, लोगों ने जान से हाथ धोया और कितने लोग बड़े बड़े बिल को चुका करके मेदांता, अपोलो और वहां से होते हुए बाहर निकले। अगर वो ठीक भी हो गए तो उनके घर उजड़ गए, उनको माली और एतबार से बहुत नुकसान पहुंचा। दूसरा पॉइंट जो इस हुकूमत के ताल्लुक से है कि पिछले साल दिल्ली ने 3 साने देखे, उसमें एक बड़ा साना था NRC और CAA का प्रोटेस्ट। जब NRC और CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ, यानी जो हमारी अक़लियत थी, जो उसकी जब वजूद की लड़ाई आई और जब वो सड़कों पर आई तो दिल्ली पुलिस की जो जहरियत थी और उसने जामिया मिलिया इस्लामिया पे किस तरह का अटैक किया और हमारे बच्चे और बच्चों के साथ जो जुल्म किया वो पूरी दुनिया ने उसको दिखाया और हम सब लोगों ने महसूस किया। उसके बाद फिर कुछ शरपसंद अनासर ने दिल्ली
दिया और गरीब आवाम ने फिर एक बार मुसीबत का सामना किया और गरीबों में खासतौर से मुसलमानों ने अपनों को खोया, अपनों जान से भी गए, कारोबार भी खोया, मकान भी लुटे, दरबदर भी हुए। और तब भी हमने इस हुकूमत का रवैया देखा, यानी दोनों हुकूमतों का हमने रवैया देखा कि किस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यक को अकेला छोड़ दिया। फिर तीसरा मौका आया जब कोरोना आया। कोरोना एक ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया परेशान थी, उसमें किसी इंसानियत का या किसी पार्टी का या किसी ग्रोह का कोई रोल नहीं था। वो तो एक ऐसी बीमारी थी जो इंसान से इंसान में फैल रही थी, लेकिन वहां पे भी ये बेरहम नहीं बख्शा, इन्होंने हमें बख्शा और मीडिया ने उनका साथ दिया। अब जो खास मीडिया थी उन्होंने उनका साथ दिया और कोरोना को भी ला करके उन्होंने मरकज, तबलीग जमात और मुसलमानों पर फोड़ दिया और पूरे देश में मुसलमानों को शिकार कोरोना का एक दोषी बनाकर पेश किया और एक नफरत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई गई। उसका अभी आप हालिया दिनों में देख रहे होंगे कि कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं और जो जुर्माना लगाया गया चैनल्स पे, वो ये साबित करता है कि इनकी कितनी बड़ी इन लोगों ने गलती की थी और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था कि आखिर अथॉरिटीज को इन पर जुर्माना लगाना पड़ा। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये 3 सालों ने हमें मजबूर कर दिया कि आखिर हमें आप सबको अपना हक मांगने के लिए आगे आना पड़ेगा। बहरहाल 19 मार्च को मैंने दिल्ली AIMIM की सदारत की जिम्मेदारी संभाली और 19 मार्च के बाद 4 अप्रैल को मुझे बुखार आया, उसके बाद फिर वो लॉकडाउन लग गया। उसके बाद फिर वो जब लॉकडाउन खुला तब से फिर मैं सरगर्म हुआ हूं। मैंने अपने जो दिल्ली के जो इंचार्ज हैं आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब से रिक्वेस्ट की कि देखिए ये कोरोना तो अभी चलता रहेगा, अभी गाइडलाइंस भी रहेंगी, लिहाजा आप हमें एक दिन का वक्त दे दें और हमारी दिल्ली की आवाम से आप रूबरू हो जाए और ये बताएं कि आखिर MIM क्या चाहती है। अब MIM जैसा हम हमेशा कहते चले आए हैं कि जब जो इन लोगों ने किया, खासतौर से दलितों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ, इन तीनों पार्टियों ने जो जुल्म किए हैं, मजलिस अब उसके हर एक जख्म का हिसाब लेगी। अब मजलिस पूरी तरीके से तैयार है, न सिर्फ वो चुनाव लड़ेगी, न सिर्फ वो अपने इनकी पोल खोलेगी, बल्कि गलियों में आम आवाम तक पहुंचेगी और खासतौर से जो 2 तबके जिनको इन्होंने जानबूझकर नजरअंदाज किया, जिनका वोट तो लिया लेकिन इन्होंने सारी ताकत अंदर बांट करके अपने आप पास रख ली, वो 2 तबके हैं मुस्लिम और दलित। खासतौर से मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में इन दोनों तबकों को पूरी तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया है। तो आज हमारे स्टेज पे जो मैं तारुफ भी करा दूं, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, अफ्तार साहब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं और साइड में हमारे जनरल सेक्रेटरी बलीग नोमानी साहब है, उनके साथ में बहुत ही जाना पहचाना जो अक्सर आप लोग टीवी पे देखते होंगे, आप मुशायरा भी पढ़ते हैं, एक बहुत ही दलितों के बहुत ही एक्टिव एक फाल शख्सियत है राजीव रियाज साहब। वो भी इस बात की निशानी है कि आज हमारे साथ बहुत सारे दलित भाई, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई आज ज्वाइन भी करेंगे और मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, मगर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब MIM पूरी तरह से चुप है। दिल्ली MCD के जो इलेक्शंस है वो हालिया कोई 6 से 8 महीने दूर है। इन 6 से 8 महीने में हमें तैयारी करनी है। दिल्ली की जो सीटें जहां दलित और मुस्लिम माहौल है, जहां जिसको जीतने में हमें बहुत आसानी है, या हम पूरे और इलेक्शन को मुतासिर न करें, उन सीटों को चुनकर हम इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं। हमें आप लोगों का साथ चाहिए, खासतौर से मीडिया का साथ चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग हमारे दबे कुचले वर्ग की वो आवाज उठा दें, वो आम आवाम तक पहुंचा दें, या जो हमारे यहां से मैसेज जाएगा, जो आज हमारे इम्तियाज जलील साहब जो मैसेज देंगे वो आप लोगों तक पहुंचा दें। और दिल्ली की जो फिरका वारियत जिस तरह से जहर लोगों ने फैलाया है फिरका वारियत का, अगर इसको फिरका हम आहंगी में लाना है, अगर सद्भावना में लाना है, तो बहुत जरूरी है कि हमें दबे कुचले वर्गों को एक होना होगा, खासतौर से मुस्लिम और दलित को एक होना होगा। और यही एक्सपेरिमेंट आपने औरंगाबाद में दोहराया है, तो औरंगाबाद के MP, MLA या वहां की जो लोकल बॉडीज हैं, उन सब में MIM ने मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन पेश करके बाकायदा एक कामयाब तारीख लिखी है। तो इंशाअल्लाह अब ये तारीख हम दिल्ली में रखेंगे। अब मैं किसी बात के साथ आपसे इजाजत लेता हूं और मैं दरख्वास्त करूंगा आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से कि वो अब आपके सामने MIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेके आपसे रूबरू हो।
आली जनाब बैरिस्टर आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों से माजरत इस बात के लिए चाहता हूँ कि हाँ काफी दूर से मुझे पार्लियामेंट हाउस से आना पड़ा था। आज पहली ही मीटिंग थी अर्बन डेवलपमेंट की, जिस कमेटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो बहुत सारे मुद्दे थे और वो वहां से निकलते निकलते और यहाँ तक पहुंचते